कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी शपथ जो है ग्रहण करने जा रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि आजादी के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरी बार थे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस का जो मुख्य जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी, उसका जो अगुवाई में जो एनडीए है, उसकी जो सरकार बनने जा रही है, उसका वो प्रधानमंत्री पद का शपथ जो है वो ग्रहण करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। और आज हमारे साथ बीजेपी का जो जो केंद्र में सरकार जो बनने जा रही है, और इसके अलावा पंजाब में तो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी एक बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ उतरी थी चुनावी मैदान में। तो वहां पे उसको किस प्रकार की सफलता मिली, नहीं मिली, उसमें क्या कमियां रह गई, और आगे के लिए क्या पार्टी जो है उसकी संभावनाएं हैं पंजाब में, उस पे हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हैं पंजाब बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता कर्नल रिटायर्ड जयबंश सिंह हमारे साथ। तो जयबंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूपर के मंच पर। थैंक यू वेरी मच राजू विलियम जी। हमेशा बहुत अच्छा लगता है स्कूपर के मंच पर आके, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद। तो दर्शकों को भी हम बता दें, हमारे सुनने वालों को, और कि कर्नल जयबंश सिंह जी से बेहतर आज की चर्चा के लिए हमारे पास कोई ऐसा राजनेता नहीं था। और उसका क्या कारण है, किन वजहों से आज हम इनको आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं। सबसे पहले ये कि कर्नल जयबंश सिंह जी उन गिने चुने पंजाब के बीजेपी के नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री का जो कल शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने के लिए न्योता मिला है। तो कर्नल साहब, सीधा सवाल, कैसा लग रहा है आप उन गिने चुने व्यक्तियों में इस महान अवसर के ऊपर पार्टी की तरफ से वहां पे दिल्ली में जाना? कल दिल्ली जा रहे हैं आप? जी जी, पक्का जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि इस ऐतिहासिक मौके के ऊपर हम दिल्ली ना जाएं। सवेरे 6 बजे निकल रहे हैं और पूरा व्यवस्था हो रखी है, कहाँ से पास मिलना है। तो शाम को 4 बजे हम वहाँ देखेंगे अपने सत्कार योग और अपने बहुत टॉल लीडर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शपथ ग्रहण करते हुए तीसरी बार। ये एक इतना ऐतिहासिक मौका है, तो इसको हम कैसे गवा सकते हैं। और हमारे दिल में तो बहुत गर्व है कि इस तरीके से तीसरी बार ये इतिहास रच रहे हैं। और हम बहुत थैंकफुल हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, जिन्होंने इतनी बड़ी बहुमत देके मोदी जी को पूर्ण रूप से फुल एनडीए सरकार को पूरी बहुमत देके सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं। और हम हमेशा ये जो विश्वास है जनता जनार्दन का हमारे ऊपर, उस पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। अपने प्राइम मिनिस्टर विजन के साथ जिस तरीके से वो दिशा निर्देश देंगे उस तरीके से चलेंगे। इस पे हम जरा बाद में आते हैं। सबसे पहले निश्चित तौर पे आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे या किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको इस अवसर पे शामिल होने का जो है वो मौका मिला हो, न्योता मिला हो, तो बहुत हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि शायद ये पहला अवसर होगा आपके इस राजनीतिक जीवन में, या वैसे कि प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है उसमें कभी शामिल हुए हों आप? इज जी इट द फर्स्ट? जी, पहली बार है, क्योंकि मेरा तो राजनीतिक जीवन है ही बहुत छोटा है। मैंने तो सीधा ही बीजेपी में आया था 2021 में, जब किसान आंदोलन इतना ज्यादा भखा हुआ था। तब आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिख्स टू जॉइन द बीजेपी, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। उससे पहले मैं दिल्ली में काम करता था, पंजाब आते ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तो उसके बाद तो ये इलेक्शन मतलब अभी हुई है, तो क्योंकि मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूं तो मेरे को ये न्योता आया है। उससे पहले ऑफ कोर्स नेशनल कन्वेंशन भी हुई है और भी कई समारोह होते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो उसमें जाने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जी को मिलने का भी मौका मिलता है। अभी जब वो पटियाला आए थे तो तब भी मुलाकात हुई थी।
जी, 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 हाँ, पटियाला तो आपका गृह जो है, क्या कहते हैं, पैतृक शहर है। जी। तो आप फौजी हैं, और फौजी हैं तो राष्ट्रवादी सोच तो है ही। और दर्शकों को हम ये भी बताएँ कि कर्नल जयवंश जो हैं, वो पहले उन गिने-चुने व्यक्तियों में से है, जिन्होंने बीजेपी को ये एक ऐसा एक लिबरल और सेक्युलर एक सिख चेहरा है, जाट सिख चेहरा है, जाट सिख परिवार से संबंधित है, और फौज में इन्होंने नौकरी की है, और राष्ट्रवादी सोच के ये धार्मी हैं। खन्ना साहब, आप ये बताएँ कि क्योंकि अब ये चुनाव का नतीजे आए और पंजाब में आप पूरी तरह से सरगर्म रहे हैं, पूरे चुनाव को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, आप उसमें हिस्सा लिया है, उसके एक आप मुख्य प्रवक्ता के तौर पे भी और दूसरी कैपेसिटीज़ में भी। तो आपका एक रिंग साइड व्यू है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएँ कि पंजाब में बीजेपी ने क्या खोया और क्या पाया? बहुत संक्षेप में, उसके अ बाद आगे बढ़ाएँगे। ये बहुत अच्छा सवाल है जी। पहली बात तो हमारे दिल में बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम सारी सीटें जीत के और अपने प्रधानमंत्री जी की झोली में डालें, पंजाब की 13 की 13 जी, सीटें जीत के पंजाब प्रधानमंत्री जी के झोली में डालें। उसके जी, लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत ज़्यादा मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं ने जब पद अधिकारी हुए या नीचे तक मंडल बूथ तक जितने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो बदकिस्मती से हमें वहाँ सफलता नहीं मिली, जिसकी थोड़ी-सी निराशा है। पर वो निराशा जो आंकड़े उसके बाद आए हैं, अगर हम वो आंकड़ों को देखें, तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी में सबसे बड़ी जो जीत है, वो पंजाब में ही है। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि बीजेपी पहले करती होती थी, गठबंधन करती थी और श्रोमणी अकाली दल के साथ चलती थी। हम तो सिर्फ 3 सीटों पर जी, लड़ते थे। फिर वो गठबंधन टूटा, जी, जब मैं आया हूँ उसके थोड़ी देर के बाद ही टूटा। तो उसके टूटने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। उसमें भी हमें बहुत लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि आप नहीं लड़ सकते हो, अलायंस में आ जाओ, आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएँगे। पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे संगठन मंत्री हैं, उन्होंने और सबने बहुत मेहनत की थी, एक संगठन खड़ा करने के लिए। तो हमने जी, हाई कमांड को ये कहा कि हम अपने अपने लेवल के ऊपर लड़ने के लिए सक्षम हैं, तो वो लड़ाई शुरू हो गई। हमारा संगठन बहुत मजबूत था। उसका अभी रिज़ल्ट ये है राजू जी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इन द सेंस कि जहाँ विधानसभा में हमने 77 सीट्स लड़ी थी, उसमें हमारा 6.6% वोट शेयर था। आज हमारा 18.56% वोट शेयर है और हम ये एक 18.56। 1 मिनट, 1 सेकंड के रुकूँगा। ये 6.6% आप विधानसभा 2022 का आंकड़ा बता रहे हैं वोट शेयर? जी, जी। जी, विधानसभा 2022 में हमारा 6.6% वोट शेयर था और अभी 2 साल के बाद, 2 साल के हमारे कठिन परिश्रम के साथ हमारा 8.56 वोट शेयर हो गया है। मतलब 3 गुना हमारा वोट शेयर बढ़ गया है। तो हम जो लास्ट पार्टी हुआ करते थे, अभी श्रोमणी अकाली दल को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का 13% वोट शेयर है। इसके अलावा अगर आप विधानसभा की सीटें देखें, विधानसभा की सीटें मतलब हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 या 6 विधानसभा की सीट्स होती हैं, कई 9 भी होती हैं। तो 23 विधानसभा की सीट्स में हमने जीत कंप्लीट विक्ट्री पाई है। वी आर जी, फर्स्ट इन 23 सीट्स। मतलब अगर आज क्या हमारा विधानसभा का इलेक्शन होता, तो हम 23 सीट में पूर्ण रूप से विजेता थे और विधायक कोई होते आपके, 23 विधायक? हाँ, 23 में हम फर्स्ट हैं और 7-8 में हम सेकंड हैं। तो जो इस टाइम के ऊपर जो हमारे से आगे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि बहुत आगे हुआ करते थे, वो भी 26% के आसपास के वोट शेयर के ऊपर बैठे हैं। फिर हम ही एक हुँ, ऐसी पार्टी है जो कि जिसका वोट शेयर पूरी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ऊपर गया है। सिर्फ संगरूर के अलावा हमारी 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट शेयर ऊपर गया है। आम आदमी पार्टी का 13 की 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट शेयर नीचे गया है। और नीचे गिर कांग्रेस की 6 में ऊपर गया है, 7 में नीचे गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सोचा जाए कि हमने तो अभी शुरू किया है 2 साल पहले, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो जीत है, वो बहुत बड़ी है।
और 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हम बिल्कुल 10,000 5,000 पर हारे हैं। वी कुड हैव वन दैट। अच्छा, ऐसा है कनु साहब कि ये जो आपने बड़ा दिलचस्प आपने जो आंकड़े दिए हैं और आपने ये जो पोस्ट पोल एक नतीजों की एक जो स्टडी की है जिसके आधार पर ये कह रहे, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बहुत हर्ष की बात है कि उन्होंने गेन्स किए, पाया है उसमें। और इसलिए क्योंकि मात्र अभी कुछ ही बहुत थोड़ा समय हुआ जब से गठबंधन टूटा है और पार्टी अपने बलबूते पे जो धरातल पे पार्टी जिस तरीके से मजबूत हो रही है, निश्चित तौर पर उसका ये सबूत है। तो जो सीटों में परिवर्तन होना वो और बहुत सी बातों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या कितनी पार्टियां हैं, क्या किसी के साथ अलायंस है या नहीं है। लेकिन वोट शेयर जो बढ़ना है इसका माने ये है कि एक आधार है। तो इस आधार को निश्चित तौर पे पार्टी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो अपेक्षा की जानी चाहिए कि आप इसको सीटों में भी परिवर्तित कर सकते हैं आने वाले समय। एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि कांग्रेस की जो है वो 2019 में कुछ 40% के करीब वोट शेयर था लोकसभा में, जो घट के एकदम से 26 पे आया है। तो बाकी सभी पार्टियों का जो मुख्य विपक्षी पार्टी, चाहे वो अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, इन चुनाव में उनका वोट शेयर ड्रेस्टिकली नीचे आया है। और बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर ड्रेस्टिकली ऊपर, मोर देन डबल जो है वो हुआ है। तो क्या आपको लगता है, कैसी चर्चाएं भी आती हैं, हमने भी इस अपने ऊपर के मंच से बोला था कि भाई अगर ये अलायंस होता बीजेपी और अकाली दल का, तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह जाती। 5 सीटें ऐसी थी जिसमें अगर दोनों का नंबर ऑफ वोट्स मिला लिया जाए तो ये एक विजयी जो है वो आंकड़ा आपको मिलता है। तो क्या जी, हम ये समझें कि ये सिर्फ ऑन पेपर थ्योरेटिकल बात है जो मैं कर रहा हूं, या इसकी कोई ऐसी संभावना बन सकती है आने वाले समय में कि आपका कोई आपने गठबंधन? आपने बहुत एक सीधा सवाल राजनीतिक बहुत सीधा सवाल पूछ लिया। क्या? ऐसा है राजू जी कि बहुत साल के लिए कुछ वजहें थी, पंजाब के कुछ हालात थे जिसके कारण कि हमारा श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन था और वो गठबंधन बहुत मजबूत भी था और बहुत सक्सेसफुल भी था। जो वो बातें थी हिंदू और सिख की एकता बढ़ाने के लिए, उस बातों में हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट भी की है इन सालों में। पर एक टाइम आ जाता है जबकि बहुत जरूरी हो जाता है कि आप यू हैव टू टेस्ट योर ओन वाटर्स। अपने आप को आपको चेक करना होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हमारे दिल में श्रोमणी अकाली दल के लिए बहुत आदर है, सत्कार है, मान है। अगर आप देखेंगे तो स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में कल एनडीए प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच पर भी बोला। पर हम अपने बलबूते के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं। तो इस वजह से हमने ये किया। और कुछ जो एक बार जो जब चल रहा था श्रोमणी अकाली दल के साथ ये गठबंधन की बात चल रही थी, तो कुछ उनकी ऐसी शर्तें थी जो कि इस टाइम के ऊपर हमें मंजूर नहीं है। तो इस वजह से और हम अपने को देखना भी चाहते थे कि हमारी कितनी ताकत है, हमारी कितनी क्षमता है, और उसमें हम बड़े कामयाब रहे हैं। मेरे को लगता है राजू जी कि अगर हम अलग अलग लड़ रहे हैं, अगर ये 4 लड़ रही हैं पार्टियां, तो ये हम्म, पंजाब के लिए पॉजिटिव है। पंजाब को ज्यादा ऑप्शन मिल रही है अपना नेता चुनने की। ज्यादा ऑप्शन मिल रही है पंजाब को अपने भविष्य को डिसाइड करने के लिए। तो इसको हम्म, एक पॉजिटिविटी के जैसे देखना चाहिए, नॉट ऑन टू द नेगेटिविटी। सब इंसान क्या? अपना अपने पूरी जोर लगाएं। तो अगर हमारे में जोर होगा तो हम अपने आप पर ही जीत लेंगे। और अगर जोर नहीं होगा तो जितने मर्जी गठजोड़ कर लो, नहीं जीतेंगे। So अभी अभी we are the masters of our own destiny. We will try our level best to win everything. So मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है। आगे के पोल्स भी दूर हैं, तब देखेंगे। पर हमारा पूरा जो फोकस है वो इस तरफ है कि हम अपने आप को सक्षम करें, स्ट्रॉन्ग करें। सक्षम करें। ठीक है, बिल्कुल। कनल साहब बिल्कुल सही है and, आपके साथ सहमत मैं, और बहुत से हमारे सुनने वाले वो भी सहमत होंगे कि राजनीति जो है, जो चुनावी राजनीति, वो भी एक इट्स अ काइंड ऑफ, अगर इसका हम एनोलॉजी ढूंढें उसके
इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स, तो ये एक बायर्स मार्केट है और वोटर्स जो हैं दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी बिकॉज नाउ दे कैन गो फॉर द बेस्ट बाय, राइट? तो उसमें एग्जैक्टली, आप पार्टियां हैं या एग्जैक्टली। बीजेपी और दूसरी पार्टी, और ये मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की जो मजबूती है उसके लिए भी एक बहुत अच्छा उसका एक संकेत है। ज्यादा पार्टियां हैं और निश्चित तौर पे अपने आप को लोग वोटर्स की नजरों में बेस्ट जो है साबित करने के लिए पार्टी जो है वो अच्छा करने की जो है वो चेष्टा वो जरूर करेंगे। और इसी के चलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया चुनावों के दौरान भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, ठीक है जी, और दूसरे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पे, और जिस किस्म से आप चल रहे हैं कि हम अकेले जो है चलना चाहेंगे तो आप मजबूत करें, तो अभी जो केंद्र में जो सरकार आपकी बनी उसके चलते क्या आपको लगता है कि पार्टी के लिए, पंजाब की जो बीजेपी के लिए एक ये अच्छा संकेत है? आपको किस किस्म का आप देखते हैं कि आपको पार्टी को और सक्षम करने के लिए केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार बनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा पंजाब बीजेपी के केंद्र में भी मेरा आप? ख्याल सबसे सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को ही होता है जब बीजेपी की सरकार केंद्र में होती है। इसकी वजह यह है कि अगर आप देख लीजिए तो कंसिस्टेंटली जब कांग्रेस की सरकार रही है, कई टाइम ऐसे आए हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, कि कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी और कांग्रेस की सरकार स्टेट में भी थी। इसके अलावा या कांग्रेस की सरकार जो है वो हमारे एक बहुत सत्कारजोग सरदार प्राइम मिनिस्टर के पास 10 साल रहा। पर आप खुद देख लीजिए कि उस टाइम के ऊपर क्या यहाँ किसी तरीके से क्या पंजाब का कोई डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये सब दर्शकों को पता है, जो पंजाब में रहते हैं, जो आए हैं, उनको पता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी वजह से पंजाब को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती है। वो ऊपर से तो दिखाते नहीं हैं और करते हैं। बीजेपी पंजाब को एज अ वेरी सेंसिटिव और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट समझती है। बीजेपी का पंजाबियों के साथ बहुत एक गहरा रिश्ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सिख समाज के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। सो ये एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है। जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें पंजाब एज अ बॉर्डर स्टेट बहुत अहमियत रखता है। तो इस वजह से हमारी यहाँ सरकार ना होते हुए भी हमने पंजाब के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत बड़े बड़े काम हम करते रहेंगे। ये इतनी देर से अगर किसान आंदोलन चल रहा था, कोविड के टाइम में भी ये ऐसा जो हुआ, पंजाब में, या लोग ये नहीं समझते हैं कि पंजाब की जो 2 मेन क्रॉप्स हैं उसका एक एक दाना पूरे 10 साल में एनहांस्ड एमएसपी के साथ मोदी सरकार ने उठाया है। क्या इसमें किसी को कोई शक है? और इसको उठाने का जो लागत है वो हर साल में 70-80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। तो अगर इसमें कोई कमी आनी होती, अगर हमारा पंजाब के साथ रिश्ता ना होता तो फिर कोई कमी आती तो वो देख लेते। उसके बाद जो एक यहाँ फॉल्स नैरेटिव्स चलते हैं, चंडीगढ़ चला जाएगा, चंडीगढ़ को हरियाणा को दे दिया जाएगा, बीबीएमबी को खत्म कर दिया जाएगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, एमएसपी की गारंटी चाहिए। आप बताओ मेरे को, इसमें से कुछ हुआ? चंडीगढ़ पंजाब में ही है। एसवाईएल का पानी चला जाएगा। सबसे ज्यादा इसका जो आंदोलन बीजेपी पंजाब ने किया था कि एसवाईएल का तो हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, और तब हमें ये कहते थे कि हरियाणा तो आपका भाई वाला है, तो हमने कहा हमें कोई उससे परवाह नहीं है, हम तो नहीं जाने देंगे। तो हर पंजाब चीज जो बीजेपी का हमारे, पंजाब बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है एसवाईएल के ऊपर कि वो हमेशा हर चीज में, चंडीगढ़ में हमारा बहुत क्लियर स्टैंड रहा है, बीबीएमबी में रहा है, एसवाईएल में हमारा स्टैंड रहा है, एमएसपी के ऊपर हमारा स्टैंड रहा है। हमने परचेज किया है, पूरा राइट और वीज किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं रोड्स के ऊपर। अभी देखो, जब वो दिल्ली वाला जो एक पेरिफेरल निकलेगा अमृतसर से कटरा तक, उससे पंजाब को कितना फायदा होगा।
और इसके अलावा हमने राइट को लेह लद्दाख की तरफ भी पेरिफेरल निकाल दिया है। जो यहाँ से सीधी कश्मीर की सड़कें हैं उनको हमने कितना अच्छा कर दिया है। यहाँ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बना दिए, कैंसर इंस्टीट्यूशन बना दी, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो का एक ऑफिस यहाँ खोल दिया ड्रग्स के मैंने इसको ठीक करने के लिए। तो ये बड़े बड़े काम होते हैं राजू जी, ये ऐसे सामने नहीं नजर आते हैं। एम्स खोल दिया, आईआईएम खोल दिया, तो ये बड़े बड़े काम होते हैं। ये वो सड़क का काम नहीं होता जैसे आम आदमी पार्टी, माफ करना मैं ऐसी छोटी बातें वैसे करता नहीं हूँ, कि एक स्कूल खोल दिया तो इतना शोर मचा दो, 4 बेड का हॉस्पिटल लगा दिया, इतना शोर मचा दो, देखो हमने पंजाब को कर दिया। पंजाब को ये देखना चाहिए ये बड़े बड़े काम जो हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पंजाब की बहुत मदद करेंगे। उसके अलावा हमारी सारी स्कीम जहां लागू हैं, लाखों लोगों ने आवास योजना, उज्जवल योजना, समृद्धि, किसान समृद्धि योजना, सारी योजनाओं के लाखों लोगों ने फायदे उठाए हैं। पर क्योंकि हमारी सरकार यहाँ नहीं है तो उन फायदों के बारे लोगों को पता नहीं लगता। तो इसलिए मेरे को पहले भी किसी ने ये पूछा था, बेशक हमारा यहाँ एक भी एमपी ना हो, बीजेपी की सरकार जिस तरीके से पंजाब की डेवलपमेंट कर रही है, एनडीए की सरकार, वो उसी गति से चलेगी। गति तेज ही होगी, कम नहीं होगी। इसके बारे में तो मैं सारे पंजाब के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है और यही हमारी पार्टी की पॉलिसी रहेगी। क्योंकि हमारा एमपी यहाँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी सोच है पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, उस सोच में कोई अंतर आएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो कर्ण साहब, आ, बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं, लेकिन इनमें एक सवाल मैं बठिंडा सीट को लेके आपके साथ करूंगा। ये है कि बठिंडा जो श्रोमणी अकाली दल ने जीती है, और वहां पे उन्होंने, लोकसभा का चुनाव है, तो उन्होंने अपने पूरे कैंपेन में अकाली दल ने ये कहा कि बठिंडा का जो जो विकास हमने करवाया, वहां स्पेशली वो अपनी जो उपलब्धियां हैं उनमें से एक गिनवाते थे कि हमने वहां पे एम्स लेके आए बठिंडा, वहां पे एयरपोर्ट लेके आए। ये हरसिमरत कौर बादल जब इनमें थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में गठबंधन। लेकिन वहां पे आपकी पार्टी की तरफ से जो आपके प्रत्याशी थे, जो वहां पे, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप पूरे पंजाब के मुख्य प्रवक्ता हैं, तो आप किसी एक सीट से, लेकिन आप किसी एक सीट के बारे में अगर सवाल पूछा जाए आपसे, तो मुझे लगता है कि ये कोई अनुचित सवाल नहीं होगा। तो उसमें ऐसा नहीं देखने में आया कि अकाली दल के इस जो उपलब्धि का जो एक दावा है उसको काटने की कोई कोशिश की गई हो, एक एक पूरे भरसक तरीके से, कि क्यों जब एम्स आया, एयरपोर्ट आया बठिंडा में, तो तब वो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री थी, तब वो आया। और ये दोनों जो है उपलब्धियां, इनका सीधा सीधा संबंध केंद्र से है, केंद्र सरकार से है, केंद्र के जो मंत्रालय है उनसे है। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ कमी रह गई है? अगर आपने इसके ऊपर गौर किया हो कि उसको उसको काउंटर नहीं किया गया उतना इफेक्टिवली। ये श्रेय तो बीजेपी को भी जाता है, क्योंकि सरकार उनकी थी गठबंधन की, तो वो श्रेय अकेले ले गया, जीत गए वहां से। अब देखिए ऐसा है राजू जी, पिछले 10 साल में किसी बेशक कांग्रेस की सरकार रही हो या अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है या उससे पहले कांग्रेस की श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन की सरकार थी, इन सारी सरकारों ने, आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या काम किया। मेरा तो मानना है कि अगर सेंटर से सपोर्ट ना आए तो पंजाब जो है वो चल ही नहीं सकता। जी हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेरा ये कहता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, डेवलपमेंट सपोर्ट, सारे ये उपलब्धियां देनी, सारी स्कीम्स लगानी, इनकी तो कोई स्कीम नहीं है। इनके पास कोई पैसे नहीं है किसी स्कीम को लगाने के लिए। इनके पास तो एक ही तरीका है कि कर्जा लेते रहो और फ्री बिजली देते रहो। तो वो कर्जा भी अभी 4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया है। जब हम कर्जे के ऊपर कोई थोड़ी बहुत ही बात लगाएंगे तो ये शोर मचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लगानी पड़ेगी। अभी तो डेट ट्रैप में जा रहा है पंजाब। सारा कुछ ही हमने किया है। आप एम्स की बात कर रहे हो, आईआईएम की कर रहे हो, हमने तो आदमपुर में भी अभी एक नया एयरपोर्ट बनना है, 29 to 30
29 Yeah. to 30 तो I रेलवे स्टेशन ठीक हो रहे हैं, उसके लिए पूरा बिल्कुल। पैसा सेंटर से आ रहा है। उसके बाद फिर Yeah. चंडीगढ़ का एयरपोर्ट ठीक हो रहा है, उसके लिए पैसा सेंटर से आ रहा है। जो नेशनल हाईवेज की इंप्रूवमेंट हो रही है, उसके लिए सेंटर से आ रहा है। हेल्थ मिशन में सेंटर से पैसा आ रहा है, जो कि ये उस तरफ शिफ्ट करने के मोहल्ला क्लिनिक में करने की सोचते हैं। तो सब कुछ तो सेंटर से ही आ रहा है पंजाब में, और हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम कन्विंस नहीं कर सके हैं लोगों को इस बात में, अच्छा भी तो नहीं ना लगता है राजू जी कि आप अपना बीन ही बजाते रहो सारा टाइम, दूसरे कर लेते हैं, हमसे नहीं होता है। पर इतना तो पंजाब के लोग समझते हैं ना कि जो कुछ यहाँ हो रहा है, अगर एक रत्ती भर भी कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो सेंटर से ही हो रही है। बाकी तो वो इस कुछ कर नहीं सकता, किसी में बिल्कुल, क्षमता ही नहीं है करने की। हमने बिल्कुल, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। जलंधर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसे दिए, वो पता नहीं कहाँ रुल गए, कहाँ खत्म हो गए। पैसे हमने दिए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जिस बंदे ने स्मार्ट सिटी के ऊपर काम भी नहीं किया, उसको फिर वहां से इलेक्ट कर लिया। हम लोगों के दिलों तक पहुंचने, दिल और दिमाग तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि अगली बार तक हम बड़े प्यार से और नम्रता से ये बातें लोगों को समझाने की कोशिश करें। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं इसी बात पे आ रहा था कि आपके जो प्रत्याशी है वहां पे बठिंडा में, वो तो शायद इसको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन लोग जरूर समझते, पंजाब के समझ रहे थे। पर इसी वजह से बाकी की सीटों के ऊपर वहां पे भी और बाकी की सीटों पे भी उन्होंने जो अकाली दल जो है, इसीलिए उसका जो बीजेपी के इस मुकाबले उसका वोट शेयर इसलिए कम हुआ कि इसमें इसमें एक और लोग बड़ी समझ रहे इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या। मैडम हरसिमरत कौर जी जब वो हमारी मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर थे, तो वो फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे। अपनी मिनिस्ट्री का तो वो कुछ लेके नहीं आए, और दूसरी मिनिस्ट्रियों से जो उनके पास क्या आया उसकी वो बात कर रहे हैं। वो उसका कोई शिखले। एविएशन में थोड़ा ना थे कि वो हॉस्पिटल वो लेके आ गए हैं, क्या नाम है, एयरपोर्ट, हाँ, या वो हाँ। हेल्थ मिनिस्ट्री में थोड़ा ना थे कि वो एम्स को लेके आ गए हैं, या एजुकेशन मिनिस्ट्री में थोड़ा ना थे। वो फूड प्रोसेसिंग में थे, उसमें वो कुछ नहीं लेके आए। और जो सेंटर ने तो अपने एक मास्टर प्लान के तहत भेजा था, जिसमें उनका कोई योगदान भी नहीं था, उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं, उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी, तो मतलब बड़ी ऑड सी सिचुएशन आ जाती है पंजाब में कि जो करता है उसको आप नकार देते हो, जो नहीं करता उसको आप उठा देते हो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत हमने नजदीकी से इस पूरे चुनावी अभियान को भी देखा, और स्पेशली हम स्कूपर के मंच पे तो बीजेपी के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो ऐसी जो कमियां हैं वो इस मंच पे इस सवाल के जरिए मैंने आपके समक्ष रखी है। लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि दरअसल कहाँ पे क्या गलती हुई है। और निश्चित तौर पे आप पार्टी के अंदर भी आपने चीजों की समीक्षा की होगी, आपके सामने आगे आई होगी। और जैसा अभी आपने कहा है कि एक भी एमपी ना हो, फिर भी बीजेपी ने केंद्र में सरकार रहते हुए पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है, और अब तीसरी बार है और अब आप अकेले हैं। तो इस बार जो सरकार केंद्र में बनी है, निश्चित तौर पे कि वो आप अगला चुनाव जो है, पहली चुनौती आपके लिए वो है 2027 का, मात्र 3 साल के बाद। और आपकी सरकार केंद्र में तो 2029 तक रहने वाली है। तो बहुत कुछ आपका केंद्रीय जो केंद्र सरकार है जो करेगी, निश्चित तौर पे बीजेपी को उसका अपना इन आने वाले चुनाव में बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, और की भी जानी चाहिए। और तब तक आपका जो संगठन है और भी मजबूत हो चुका होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक समय की सीमा है। आप थोड़े समय के लिए जितनी भी हमने बातचीत आपके साथ कर्नल साहब की है, हमें लगता है कि कुछ सवाल जो, क्योंकि जो जहां तक इसकी समीक्षा है नतीजों की ऑलरेडी हो चुकी है, 4 दिन हुए, बहुत सारी बातें हैं जो पहले ही दर्शकों को मालूम है। अगर आप आखिर में कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं जी, तो बस एक एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि क्या। अब के बाद पंजाब में जितनी केंद्र की तरफ से डेवलपमेंट आती थी, उससे दुगनी होगी अब के बाद। उतनी हम वहां अच्छा। सीमित नहीं रहेंगे। और हम्म, ये सब कुछ हम इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये सब सिर्फ पंजाब के लिए करेंगे, अपनी बॉर्डर स्टेट के लिए करेंगे, अपने लोगों के लिए करेंगे, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए
हम लोग अपना काम करेंगे जिस तरीके से हमने करना है, अपने कामों को आगे लेके जाएंगे। पर ये जो डेवलपमेंट हमने आज तक की है और जो हम आगे करेंगे, उनके पीछे वोट लेने का कोई मकसद नहीं है। वो डेवलपमेंट तो होनी है, वो लोगों का हक है, वो हक उनको दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसी नोट पे एक बड़ा आशावादी एक नोट है जिसके ऊपर आज की इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। कन्ना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आइंदा भी आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि आप बीजेपी की तरफ से आप अपना मौकफ जो है पार्टी का वो हमारे इस मंच पे रखें। और जो भी जो बीजेपी के चाहने वाले हैं या बीजेपी के चाहने वाले नहीं हैं, जो दूसरी पार्टियों को, लेकिन पंजाब के हित में जो भी बीजेपी जो करेगी या केंद्र सरकार करेगी, उसके बाद हम चाहेंगे कि आप दोबारा फिर हमसे जुड़े। और आपकी ये बात कि बीजेपी अब डबल जो है पंजाब में इन्वेस्ट करेगी अपने एफर्ट्स, और जो केंद्रीय सहायता है पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी आशावादी नोट के ऊपर आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। तो आपका कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से भी अगली वीडियो में हम जरूर आपके साथ एक बार फिर से आपसे मुखातब होंगे। तब तक के लिए आपसे और हमारे दर्शकों से हम विदा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजू जी। बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत मजा आया इंटरव्यू में। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक थैंक थैंक